आज ज़रा मैं एक टर्म को डिफ़ाइन करना चाहूँगा। ये जो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि सामान्य व्यक्ति, आम आदमी तो इससे मेरा क्या मतलब है? मैं बहुत बार बोलता हूँ कि ये बात भई साधकों के लिए है। अ, आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ेगी, तो आम आदमी से क्या मतलब? क्योंकि कुछ कमेंट्स में ये मुझे ऐसा लगा कि इसका जो दूसरा मतलब सामान्य मतलब है, वो भी रहता है लोगों के दिमाग में। क्योंकि आम आदमी हम बोलते हैं, जो गरीब आदमी है, वंचित है, डिप्राइव्ड है, ये जो धनी, समृद्ध, शक्तिशाली वर्ग है, इन्होंने जिनको दबा के रखा हुआ है जिनको ठीक से रोज़गार नहीं मिलता, रोटी, कपड़ा, मकान ठीक से नहीं मिलता, तो क्या ये मतलब है मेरा आम आदमी से? तो मैं एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। एक राइटर हुए हैं कार्लोस कास्टेनेडा, बहुत कमाल के राइटर। और 60 और 70 के दशक में अ, बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये राइटर थे और ये वही टाइम था जब हिप्पी मूवमेंट शुरू हुआ। आपने सुना होगा कि यूरोप और अमेरिका में समृद्ध देशों में जो जवान लोग थे, लड़के-लड़कियाँ, वो घर छोड़ के निकल पड़े। उन्होंने कहा हम तुम्हारी सभ्यता को रिजेक्ट करते हैं। तुमने जो सभ्यता बनाई, वो ऐसी बनाई जिसमें विश्व युद्ध 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और जो गरीबी बहुत ज़्यादा है, भुखमरी बहुत ज़्यादा है, जो समृद्ध लोग हैं दूसरों को दबा के रखते हैं, देशों के बीच नफ़रत है, धर्मों के बीच नफ़रत है, हमें नहीं चाहिए। न तुम्हारी सभ्यता चाहिए और न तुम्हारी संस्कृति चाहिए, न तुम्हारा समाज चाहिए, हम जा रहे हैं। और ये सब यंग लोग अब इनको दिशा नहीं थी पता जाना कहाँ है, लेकिन ये लाखों की संख्या में घर से निकल पड़े और तो इसको बोलते हैं हिप्पी मूवमेंट। उसी दौरान ये कार्लोस कास्टेनेडा भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुए क्योंकि ये जो लिख रहे थे ये कुछ-कुछ उसी दिशा की बात थी। तो इन्होंने इनकी जो दूसरी किताब है अ सेपरेट रियलिटी उसमें एक घटना है शुरुआत में। कार्लोस कास्टेनेडा अमेरिका के थे, वो अपनी कार में जा रहे हैं मेक्सिको में, एक बुज़ुर्ग उनके टीचर हैं। ये एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च करते-करते उनकी कल्चर में इतने गहरे घुस गए कि उन्होंने एक टीचर बनाया और उनकी जो कुछ गूढ़ विद्याएँ थी वो सीखने लगे। तो रास्ते में ये बहुत लंबा ड्राइव था, बहुत गरम भी है शायद मेक्सिको। कोई शहर आया तो दोपहर का टाइम था, उसने सोचा मैं खाना खा लेता हूँ। एक होटल में गया तो उसने देखा कि काफ़ी भीड़-भाड़ है, बहुत सारी टेबल्स हैं और 3 बच्चे हैं। ये सांवले रंग के बच्चे 9-10 साल के। और जैसे ही कोई टेबल खाली होती है, ये सीधे झपटते हैं, फटाफट खा जाते हैं, जो जूठन बची है कोई नींबू बचा है तो वो भी खा जाएँ नींबू का छिलका और फिर वो प्लेट्स को उठा के टेबल को साफ-सूफ करके प्लेट्स को रखाएँ और फिर बैठ जाएँ उसी कोने पे इस इंतज़ार में कि अगली टेबल कब खाली होगी। तो ये कार्लोस कास्टेनेडा देखता रहा और इसके दिल में एक अजीब-सी फीलिंग आई, इसकी खाने की बहुत भूख लगी थी पर खाने की इच्छा ही खत्म हो गई। इसके टेबल पे जब खाना आया ये खा ही नहीं पाया। इसने कहा इन ये जो बच्चे हैं इनकी तो अभी से ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इतने छोटे हैं, जूठन खा रहे हैं। अब वो जब निकला होटल से, अभी 6 घंटे का और सफ़र था। उन 6 घंटों में वो जो 3 बच्चों की इमेज है, उसके दिमाग से निकली ही नहीं। वो 3 बच्चे बेचारे बैठे हुए इंतज़ार में कि अब अगली टेबल कब खाली हो और वो उस जूठन पे झपटें। तो जब तक वो वहाँ पहुँचे कार्लोस कास्टेनेडा के इलाके में, अपने सॉरी डॉन डॉन जुआन के इलाके में, गुरु का नाम था डॉन जुआन। शाम हो गई थी, गुरुजी के पास जाते ही उन्होंने सबसे पहले यही बात बोली, "गुरुजी मैं परेशान हो गया, पिछले 6 घंटों से ये बात मेरे मन से निकल ही नहीं रही कि कितनी नाइंसाफ़ी है इस दुनिया में।" तो डॉन जुआन ने बोला, "क्या हुआ?"
उन्होंने बताया ऐसे-ऐसे वो 3 बच्चे। तो डॉन जुआन ने कहा लेकिन मतलब प्रॉब्लम क्या है आपकी? वो लोग खाना मतलब पेट को खाना चाहिए ना, तो वो खाना उनको मिल रहा है वहाँ, प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं? ये खाना होता है, जूठन। लेकिन जूठन मतलब अनाज था ना, खाने लायक चीज़ें थी। वो जो अच्छा-अच्छा खाना लोग खा रहे थे वही तो बचा रहा होगा। कि गुरुजी इसमें ये उनकी इज़्ज़त ख़त्म हो गई ना, उनकी तो किस्मत अभी से किस्मत ख़त्म हो गई उनकी। तो डॉन जुआन ने बोला कि तेरी किस्मत अच्छी है उनसे। उसको बड़ा झटका लगा, ये इसके लिए तैयार नहीं था। उसने कहा गुरुजी मेरे पास तो कोई कमी नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मेरे पास एक छोटा-सा हवाई जहाज भी है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, क्या कमी है? कि कोई कमी नहीं है? कि गुरुजी आप क्या कहना चाहते हैं? कि भाई कोई कमी नहीं है तो मेरे पास क्यों आया? कुछ सीखने आया ना, तो ज्ञान की कमी तो है। अभी चुप हो गया, इसने कहा हाँ, ज्ञान की कमी तो है। कि तेरा वो सारा पैसा, तेरा हवाई जहाज, तेरा बैंक बैलेंस तुझे वो ज्ञान दे सकता है, जिसके लिए तू मेरे पास आया? उसने कहा कि नहीं गुरुजी। तो देख, मैं भी कि वैसा ही बच्चा था। जब मैं उनकी उम्र का था, मैं भी इतना ही गरीब, कोई साधन नहीं था, मेरा कोई नहीं था। और मेक्सिको में कि जो ज्ञानी लोग जितने तुम्हें मिलेंगे, वो पहले ऐसे ही बच्चे थे, जो जूठन पे पले। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डीप डाउन आपकी जो एनर्जी है, वो कैसी है, वो है असली चीज़। तो कार्लोस कास्टिनेडा ने कहा कि ये सॉरी डॉन जुआन ने कहा कि गरीबी और अमीरी की असली डेफ़िनिशन ये है, तेरे पास सब कुछ है लेकिन तू गरीब है। मेरे पास कुछ नहीं है, केवल ज्ञान है, लेकिन मैं अमीर हूँ, तू मेरे पास आया। मेरे पास और मेरे जैसे बहुत सारे हैं यहाँ मेक्सिको में, ये है। तो मेरा मतलब यही था, सामान्य इंसान वो है, आम आदमी वो है जिसकी प्रकाश की यात्रा नहीं है, जो आध्यात्मिक नहीं है, जो ऐसा कुछ नहीं कमा रहा है, जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाएगा। और इसमें बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, बिलियनियर्स हैं। अब आप सोचो, अगर ऐसी सभ्यता हमारी होती कि बचपन में ही हर एक इंसान को ये पता चल जाता, ऐसी शिक्षा होती, ऐसे संस्कार होते कि जो असली शक्ति है, वो हमारे अंदर है। जो असली समृद्धि है, वो हमारे अंदर है। और उसके लिए तो सारा इंतज़ाम करना है, उसके लिए जो पढ़ाई-लिखाई करनी पड़े, जो आपको रोज़गार करना पड़े, जो भी करना पड़े, अकेले रहना पड़े या शादी करनी पड़े, समाज में रहे, कुछ भी करना पड़े, वो उसको दृष्टि में रख के कि क्या इससे मेरी आध्यात्मिक यात्रा अ, और ज़्यादा अच्छी होगी। अगर ये मैसेज सबको मिल चुका होता तो कोई भागता पैसे के पीछे। ये जो बड़े-बड़े धनवान लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा पहले से है और बहुत इनसिक्योर और उनको लगता है थोड़ा और पैसा होगा तो और ये डर कि कहीं जो पैसा है ये डूब ना जाए, कहीं बिज़नेस गड़बड़ा ना जाए इत्यादि। और हमारे ड्रीम्स विचारों में वही-वही और चिंता, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। ये सब ना होता, ये बहुत बारीक बात है कि अच्छा समाज तब नहीं बनेगा जब बाहर-बाहर से लोग लड़ाई करेंगे अधिकारों की। शिक्षा आजकल है, शिक्षा का अधिकार, भई कैसी शिक्षा का अधिकार? शिक्षा तो बर्बाद कर रही है। शिक्षा हमारी आध्यात्मिक दिशा जो होगी भी किसी की, वो भी खत्म हो जाएगी। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसका अधिकार, कैसी शिक्षा का अधिकार? तो ये जो बार-बार से हम बात करते हैं कि भई लड़ाई-लड़ाई करके, कुछ करके और समानता होनी चाहिए, साधनों की समानता होनी चाहिए, पैसे की समानता, ये अगर हो भी गई, जो कम्युनिस्ट लोग भी कहते हैं ये सब हो भी गया, तो समाधान होने वाला नहीं है, गरीबी तभी भी रहेगी। क्योंकि गरीबी का मतलब है हमारे अंदर जो शक्ति
का स्रोत है, उसकी ज़रा भी झलक नहीं, ना हम उस तरफ जा रहे हैं, ना उस पर विश्वास है। तो ये गरीबी है और गरीबी है इसलिए सारी बीमारियाँ हैं। आजकल जो मानसिक बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं? और बहुत सारे समृद्ध परिवारों में भी हो रही हैं। भाई उनके पास तो पैसा तो है ना, सब कुछ है, ये बीमारियाँ क्यों हो रही हैं? तो अब आप बोलोगे कि भाई स्मार्टफ़ोन भी है, अब स्मार्टफ़ोन तो सभी के पास है, पर ये बीमारी सबको नहीं होती। स्मार्टफ़ोन सभी लोग यूज़ कर ही रहे हैं आजकल, कोई कम कोई ज़्यादा। लेकिन बीमारी का डीप डाउन जो कारण है वो ये है, आध्यात्मिक दिशा नहीं है जीवन की और अ, क्योंकि वो दिशा नहीं है और पता ही नहीं चल रहा कि असली कारण क्या है और फिर भी हम बाहर ही भागते रहते हैं, ये करके, वो करके। अब एक तो दिमाग में डिसऑर्डर हो गया, उसके बाद हम डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। डॉक्टर के पास जाके तब और पक्का हो जाता है कि है डिसऑर्डर क्योंकि डॉक्टर लोग भी बोलते हैं, "हाँ, है यार, ये ले दवाई।" और जो ऑनेस्ट डॉक्टर हैं, वो कहते हैं, "जो दिमागी जो परेशानी है, इनकी कोई है नहीं दवाई दरअसल। एंग्ज़ायटी की, डिप्रेशन की अ, ओसीडी की, कोई परमानेंट दवाई नहीं है और इसीलिए पूछो किसी को कब से ओसीडी है कि जी 12 साल हो गए। दवाई-दुवाई कि हाँ जी, चल रही है, 12 साल से दवाई चल रही है। तो क्यों नहीं हुआ भई ठीक? क्योंकि दिशा तो वही है ना, दिशा तो बाहर की है। तो सामान्य व्यक्ति, आम आदमी से मेरा मतलब कि वो चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, बहुत बड़ा मंत्री हो बहुत बड़ा जागीरदार हो, बहुत ज़्यादा संपत्ति हो, बहुत ज़्यादा दबदबा हो, बहुत बड़ा अधिकारी हो, कुछ भी हो, अगर आध्यात्मिक यात्रा उसकी नहीं है तो गरीब है और सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है। तो ये परिभाषा है सामान्य व्यक्ति की। दूसरी ओर वो लोग जो स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, अति गरीब हैं, उनमें से उनमें से कोई इस दिशा में जाना चाहे तो कोई बाधा नहीं बनेगी। भई बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनका काम तो ठीक चल ही रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान कोई फैक्ट्री में मान लीजिए 8 घंटे सामान उठाने का काम करता है कि ये पेटियाँ उठा के यहाँ से वहाँ ऐसा वाला काम कर रहा है। और उसके बाद लेकिन इतना कमा लेता है, परिवार का ठीक-ठाक खर्चा चला लेता है। पत्नी है, बच्चे हैं, माता-पिता हैं, सबका कर लेता है, सोने की भी जगह है, ठीक-ठाक है। फैक्ट्री में जाने की चाहे पैदल जाता है, चाहे बाइसिकल से जाता है, वो भी साधन है। कोई बड़ी परेशानी नहीं है। अब परेशानी दिमाग में हो सकती है कि मैं गरीब हूँ, अब वो है असली बात। अगर वो ये सोचने लगे मेरे पास कामचलाऊ सब चीज़ें हैं, बस अब मुझे आध्यात्मिक यात्रा में पूरी एनर्जी लगानी है। एक, फिर दूसरा मुझे फैक्ट्री में जो-जो काम है माइंडफुली करना है, तो फिर वो थकेगा नहीं। 8-8 घंटे शारीरिक कार्य करते हुए भी वो थकेगा नहीं, क्योंकि वो माइंडफुली कर रहा है और शरीर के प्रति सजग है और मन में कोई चिंता नहीं है, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है। तो ऐसा अगर हो जाए, तो जो गरीब आदमी है उसके सामने आध्यात्मिक कोई बाधा नहीं है आध्यात्मिक बनने के लिए, बहुत सारे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्लम्स में रह रहे हैं लेकिन आध्यात्मिक हैं। एक मेरे दोस्त बता रहे थे अ, ये जो था ना पांडुरंग शास्त्री जी का प्रयोग बहुत बड़ा स्वाध्याय वाला, तो वो देखने के लिए मेरे एक दोस्त गए और उन्होंने कहा कि वो ले गए एक महानगर में, शायद महाराष्ट्र में, स्लम एरिया में और उन्होंने बोला भई यहाँ कुछ परिवार हैं, तुम जिधर जाना चाहो बोलो। तो क्योंकि वो जो दोस्त था ज़रा उसको ये था कि पहले से तो नहीं तैयार करके रखा हुआ है किसी को कि भई एक आदमी आने वाला है और ऐसे-ऐसे बोलना है। तो उन्होंने मैप दिखाया, ये है, यहाँ बहुत सारे परिवार हैं, तू कहाँ जाना चाहता है? और अभी हमने बताया नहीं किसी को कि हम आ रहे हैं। तो उसने एक परिवार चुना, गए वहाँ तो एक औरत थी रही होगी 50 एक साल की, अकेली थी। अकेली थी और कुछ वो स्वेटर बुन रही थी, ऐसा कुछ कर रही थी। तो उन्होंने जो आए थे सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने नमस्ते की कि भई ये भाई साहब आए हैं, बहुत दूर से आपको मिलने और
उसने कहा कि बेटा बैठ जा। तो मेरा वो जो दोस्त साधन संपन्न था। उसके पास अपनी गाड़ी थी, कार थी, बहुत बढ़िया मकान था, सब ठीक-ठाक था, परिवार था। तो वो कि औरत जिस तरीके से देखने लगी कि मुझे वहीं से एम्बैरेसमेंट होना शुरू हो गया। जैसे कि एक्स-रे हो, कि वो ऐसे देख रही थी जैसे कि वो सीधे मेरे दिमाग के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर देख सकती है। और कि कहने लगी कि बेटा, तुझे पता है तेरे अंदर परमात्मा है। और कि मेरी आँखें झुक गई। मैं बोल ही नहीं पाया क्योंकि ऐसा 100% विश्वास तो था ही नहीं और झूठ भी नहीं बोला गया। फिर कि उसने कहा कि बेटा, फिर तो तू गरीब है और तू कि गरीब से गरीब है, जो कि बच्चे गंदी नालियों के आस-पास रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, कि मैं भी स्लम में रह रही हूँ, जो जूठन खाते हैं, होटल से जो पैकेट फेंके हुए होते हैं, वो ड्रम्स में उसको निकाल-निकाल के खाते हैं। बेटा, तू किसी भी स्थिति में उनसे अच्छा नहीं है, क्योंकि तुझे तो विश्वास ही नहीं तेरे अंदर परमात्मा है। तो मेरा दोस्त कहने लगा, मेरे बस आँसू आने वाले थे वहाँ पे। मुझे लगा मेरी सारी ज़िंदगी देख ली इसने और वो सारी ज़िंदगी बेकार गुज़री मेरी। बेकार का अहंकार है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास गाड़ी है। तो वो कहने लगी कि पहले मैं बच्चों को स्कूल वग़ैरह भेजने के लिए पैसे चाहिए होते थे, बर्तन-वर्तन मलने जाती थी 2-3 जगह। फिर कि मैंने सोचा कि यार कोई ऐसा काम करूँ मैं अपने ही साथ ज़्यादा रहूँ। तो कि मैंने ये सीखा स्वेटर-स्वेटर बुनना, ऐसे 2-3 चीज़ें सीखी, इससे मेरा काम पूरा चल जाता है। और हस्बैंड हैं कि वो भी जाते हैं थोड़ा काम करने, ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन मेरे इसी से सब हो जाता है और मैं खुश हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ कि ऊपर-ऊपर के लिए तो बस यही चाहिए ना, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि, ये कमरा है और बस। और उसमें बाथरूम नहीं था। वो बाहर जाना पड़ता था जो स्लम्स में होता है। लेकिन कि मुझे पता है मेरे अंदर परमात्मा है, पता है उसकी फीलिंग भी है और मैं कि बस ये ध्यान में रहती हूँ, इससे बड़ा क्या चाहिए कि मैं अमीरों से भी अमीर हूँ। तो ये मेरी परिभाषा है गरीब की और अमीर की।